नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। मिस्टर ट्रंप, जी हां, मिस्टर ट्रंप बन गए हैं मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। पीएम मोदी ने ट्रंप को उनकी इस जीत पर बधाई भी दी। भारत को एक सच्चा दोस्त मानते हैं ट्रंप। दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार करती है, ये बात ट्रंप की तरफ से कही गई। भारत एक शानदार देश है, ये बात ट्रंप की तरफ से कही गई। तो राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये अहम बातें कही गई है। शांति के लिए मिलकर साथ काम करने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। ट्रंप के संबोधन में वहां उन्हीं के सामने मोदी मोदी के जमकर नारे भी लगे और इस तरह से एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय भारत और अमेरिका के बीच की इस साझेदारी का। और चूंकि देखिए, एक बार फिर 2017 से 21 तक ट्रंप का कार्यकाल हुआ करता था अमेरिका के अंदर, उसके बाद फिर जो बाइडेन का कार्यकाल अमेरिका ने देखा और अब एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। जबरदस्त जीत हासिल की उन्होंने कमला हैरिस के खिलाफ और अब एक नई उम्मीद के साथ भारत और अमेरिका की दोस्ती का ये नया अध्याय। And now he's a great guy, and he really means it. He wants to do some things, and we're going to let him go too. तो सुना आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ही इज अ ग्रेट गाय, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनके साथ हमारी दोस्ती है। शांति की बात वो हमेशा करते हैं और इस तरह से अमेरिका और भारत एक साथ मिलकर एक नई शुरुआत करने जाएंगे, ये उम्मीद जताते नजर आए। वही हार के बाद कमला हैरिस का भी संबोधन हुआ। उन्होंने कहा, ये वो नतीजे नहीं जिसके लिए हम लड़े थे, जिसके लिए हमने जी जान एक की थी। कभी कभी जीत आसानी से नहीं मिलती। कमला हैरिस ने हार स्वीकार करने के बाद अपना संबोधन दिया और अपने संबोधन में ये महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने आगे ये भी कहा कि लोग कई तरह की भावनाओं से होकर गुजर रहे हैं, चुनाव के नतीजों का सम्मान करना चाहिए। ये जो मैंडेट अमेरिकी जनता ने दिया है, सुनाया है, इसका सम्मान होना चाहिए। हार जीत लगी रहती है, हम अपने मुद्दों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up, and as long as we keep fighting. और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद यह साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ही दूसरी बार सत्ता की कमान संभालने वाले हैं। ये चुनाव कई मायनों में अहम हो जाते हैं। ट्रंप के आने के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हुए आज उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे चर्चा। बांग्लादेश में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, जिस तरह अमेरिका की भूमिका सामने आई, क्या अब वो रुख बदलेगा? चीन के साथ क्या अमेरिका के रिश्ते हो पाएंगे और बेहतर? उसमें क्या परिवर्तन आएगा और इसका भारत पर कितना और क्या असर पड़ेगा, इस पर करेंगे चर्चा। अमेरिका ने तेजस के लिए इंजन की सप्लाई में जिस तरह से देरी की, क्या अब वो मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी? रक्षा संबंध और मजबूत हो पाएंगे? वीजा नियमों की बात करेंगे। वीजा नियमों में अमेरिका क्या भारत को ढील देगा? इन सभी मुद्दों पर आज हम अपने मेहमानों के साथ करेंगे बात। हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका मैं आपसे तारुफ करवा देती हूं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ है, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी यूके देवनाथ जी, आपका। अब चूंकि देखिए, भारत और अमेरिका के बीच, ये दोनों की दोस्ती के बीच ये नया अध्याय जो जुड़ने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं। भारत के प्रति उनका क्या कुछ रुख रहा है, इससे पहले भी हमने उनके पिछले कार्यकाल के दौरान देखा था। अब वॉर फ्रंट के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट है, क्या उम्मीद लगाई जा रही है? और खासतौर पर बांग्लादेश और चाइना के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो शिल्पा जी, ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका को दुनिया में आने वाले दशकों में चीन से मुकाबला करना है।
अमेरिका डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए चीन को अपना प्राइमरी कंपटीटर बोलता है, लेकिन असल में चीन आने वाले दशकों में अमेरिका का प्राइमरी दुश्मन होगा, अच्छा। ऑलरेडी है। हम्म। तो अमेरिका अगर चाहता है कि वो आने वाले दशकों में चीन को थोड़ा सा बैकफुट पे रखे, तो अमेरिका को भारत की दरकार है। हम्म। भारत को भी अमेरिका की दरकार है, लेकिन मैं हम्म। बता दूं कि अमेरिका को हमारी ज्यादा जरूरत है। हम्म। जहां तक बांग्लादेश की बात है, देखिए ये शेख हसीना का जो एपिसोड हुआ था, बिल्कुल। शायद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें हाथ था। बिल्कुल। सेंट मार्टिन आइलैंड है। सूत्र ये बताते हैं कि अमेरिका की सीआईए और शायद एयरफोर्स जो है वो सेंट मार्टिन पर एक रनवे बनाना चाहती थी, हम्म। और उस रनवे का इस्तेमाल वो खास तौर से चीन के ऊपर नजर रखने वाले स्पाई प्लेन हम्म। को उड़ाकर, MQ-9 तरह के ड्रोन होंगे, करना चाहती थी। शेख हसीना का ये दावा है कि जब उन्होंने इसके लिए मना कर दी या आनाकानी की, हम्म। तो वो नाम नहीं लेती हैं, हम्म। लेकिन वो बोलती हैं व्हाइट मैन। तो व्हाइट मैन ने उनके तख्ता पलट कर दिया। अच्छा। मोहम्मद यूनिस का बहुत बड़ा रोल रहेगा। मोहम्मद यूनिस जो हैं फिलहाल केयरटेकर गवर्नमेंट है, बिल्कुल। अंतरिम सरकार चला रहे हैं, हम्म। और अंतरिम सरकार को कोई विशेष पावर नहीं होनी चाहिए एज पर ठीक है। बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन। 3 महीने में इलेक्शन कराना था, नहीं कराया। फिर हम्म। उन्होंने बोला 6 महीने में इलेक्शन कराएंगे, नहीं कराया। हम्म। अब बोल रहे हैं कि कराएंगे कराएंगे। तो लगता है कि मोहम्मद यूनिस जो हैं वो एक्सट्रीम रिलीजियस बाइगॉट ग्रुप्स जो हैं उनकी पकड़ में आ गए हैं, हम्म। और उनको ये डर है कि अगर इलेक्शन कर लिए तो अवामी लीग और शेख हसीना फिर से वापस आ जाएगी। ओके। तो भारत को एक बैलेंस लड़ना पड़ेगा, एक हाँ। तरफ अमेरिका, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ चीन। बिल्कुल। जी शिल्पा जी। बिल्कुल। चूंकि देखिए हमें दो पहलुओं पर ऑलरेडी बात कर ही रही है। पहला पहलू ये कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ भारत के जो रिश्ते हैं उसमें अमेरिका का जो रोल है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, उसमें कितना असर आएगा। और दूसरा पहलू ये कि वॉर फ्रंट का मैंने जिक्र किया था, रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, ईरान के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है। चूंकि देखिए मैं रुक करूंगी अब संजीव श्रीवास्तव जी, आपका युद्ध रोकने को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान प्रतिबद्धता जताई थी युद्ध को रोकने की, रुकवाने की, क्या लग रहा है वो सिर्फ चुनाव के लिए बातें कही गई थी, एक माहौल बनाने के लिए बातें कही गई थी, या फिर ये निकट भविष्य में संभव हो पाएगा तो क्या रास्ता नजर आता है, कैसे? देखिए, रास्ता शिल्पा जी एक ही है, वो है संवाद और डायलॉग की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। लेकिन अभी तक अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान लगातार इस बात को कहते रहे कि वो ये चाहते हैं कि ये युद्ध रुके, और इस युद्ध में जाहिर है कि इस युद्ध के 2.5-3 वर्षों तक लगातार चलने से अमेरिका के टैक्स पेयर्स का बहुत सारा पैसा यूक्रेन को उन्हें देना पड़ा है, हथियारों की सप्लाई उन्हें करनी पड़ी है। और जाहिर है कि इससे अमेरिका की, अगर डोनाल्ड ट्रंप के नज़रिए से बात करें तो अमेरिका को उसका नुकसान हुआ है। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा एक मानवीय एंगल के साथ कि यूक्रेन और रशिया में हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं, वो ब्लड शेड जो है रुकना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अब जब राष्ट्रपति बन गए हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, तो ऐसे में वो अपना प्रयास अवश्य शुरू करेंगे। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से वो इस बात के लिए कहेंगे, उनको सलाह देंगे कि आप रशिया से बात करने के लिए अपने आप को तैयार करें। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपनी फ्रेंडशिप का भी दावा करते हैं और कहते हैं कि उनके साथ उनकी एक केमिस्ट्री है। हाँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अपना डायरेक्ट जो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है उसका भी इस्तेमाल करते हुए वो प्रेसिडेंट पुतिन से इस संबंध में बात कर सकते हैं। और जाहिर है कि इससे जो कम से कम रशिया और यूक्रेन के बीच में जो बातचीत की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। और जो बातचीत जाहिर है शुरू होगी तो एक सीज फायर की स्थिति बनेगी। हाँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो नेगोशिएशंस होंगे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है। और अब ये देखना होगा कि वो नेगोशिएशंस कैसे आगे बढ़ते हैं।
लेकिन यही मन में फिर प्रश्न आता है संजीव जी कि युद्ध कर रहे देशों को टेबल पर लाकर, टेबल पर बैठाकर टॉक करने का क्या सिर्फ दिखावा अमेरिका करेगा, या फिर दूसरे स्ट्रेटजी अपनाते हुए, दूसरी रणनीति पर काम करते हुए अगर हथियारों की सप्लाई ही बंद कर दी जाएगी तो जाहिर सी बात है अगर घी नहीं डालेंगे आग में तो आज नहीं तो कल वो बुझ ही जाएगी। उस दिशा में भी काम किया जा सकता है। क्या ज्यादा प्रभावशाली होगा? नहीं, देखिए, मेरा ऐसा मानना है शिल्पा जी कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ट्रांजैक्शनल हैं। वो ये जानते हैं कि यदि उन्होंने यूक्रेन को अपना सपोर्ट बंद कर दिया तो रशिया जाहिर है कि यूक्रेन पर अपना प्रभाव तेजी से बढ़ाएगा और उसके बाद वो यूक्रेन तक ही रुकने वाला नहीं है। अच्छा। वो यूक्रेन के बाद जॉर्जिया की तरफ बढ़ेगा, फिर स्वीडन और फिनलैंड को भी राष्ट्रपति पुतिन धमकियां देते रहते हैं और जाहिर है कि स्वीडन और फिनलैंड तो अब नाटो के पार्ट बन गए हैं इसी धमकियों की वजह से। लेकिन जो प्रेसिडेंट पुतिन की पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करने की महत्वाकांक्षा है, जो ओल्ड सोवियत एम्पायर जो था उसको रिवाइव कराने का उनका जो एक स्वप्न रहता है, जाहिर है कि उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप कोई वीकनेस दिखाने जा रहे हैं। कोई वीकनेस वो नहीं दिखाएंगे, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही बात करेंगे, लेकिन कम से कम वो बातचीत करेंगे और बातचीत से वो पीछे नहीं हटेंगे। वो एक डायलॉग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं एक दृष्टांत आपको देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि नॉर्थ कोरिया के टेरिटरी में वो पहले ऐसे सिटिंग प्रेसिडेंट रहे जिन्होंने अपना कदम रखा। 3 बार अपने पिछले कार्यकाल के दौरान वो किम जोंग उन से मिले। ये अवश्य है कि उस बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ये अवश्य है, लेकिन उन्होंने बातचीत की प्रक्रिया अवश्य की और अपने एक बहुत ही स्टांच जो एडवर्सरी के साथ उन्होंने बातचीत की प्रक्रिया की। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डायलॉग के पक्षधर रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि वो रशिया यूक्रेन के युद्ध में भी डायलॉग शुरू करेंगे। कम से कम डायलॉग तो शुरू होगा, उसका परिणाम सीज फायर के रूप में सामने आ सकता है और वो एक पीस के रूप में भी बदल सकता है। क्योंकि रशिया भी, देखिए शिल्पा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रशिया भी ये जो वॉर है अनएंडिंग तरीके से नहीं लड़ सकता। इस बार की कभी न कभी तो ये वॉर समाप्त होगी। यद्यपि कि उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, कोई नया युद्ध वो बाद में शुरू कर सकता है, लेकिन इसका समापन कहीं ना कहीं तो होगा और वो उसकी संभावना बहुत प्रबल रूप से मैं देखता हूं कि वो बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है संजीव जी, ये तो बात हुई वैश्विक स्तर पर जो युद्ध छिड़े हुए हैं, जिन युद्धों के अंदर जिन जिन देशों की इन्वॉल्वमेंट है उनके बारे में। अगर बांग्लादेश के बारे में बात करें, शेख हसीना के बारे में बात करें और उसमें अमेरिका का जो रोल रहा, उस रोल को लेकर क्या भारत की तरफ से पहल की जा सकती है बात करने को लेकर, उस रुख में बदलाव लाने को लेकर? ये देखिए शिल्पा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कैंपेन ट्रेल के दौरान हिंदू कम्युनिटी जो बांग्लादेश में है उसके ऊपर जो वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, जो उनका परसिक्यूशन किया जा रहा है, उनके ऊपर तमाम तरीके के हमले हो रहे हैं, उसको लेकर के अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की थी। और हम ये जानते हैं कि बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनिस की जो सरकार है वो अमेरिका के डीप स्टेट से जाहिर है कि उसके साथ बहुत गहरे संपर्क रहे हैं और अमेरिका का जो डीप स्टेट है, ये जैसे कि देवनाथ साहब ने कहा कि शेख हसीना इस बारे में लगातार बोलती रही है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये व्हाइट मैन आखिर कौन है? ये व्हाइट मैन वही अमेरिका का डीप स्टेट है जिसकी की वो चर्चा करती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के नेतृत्व में जो अमेरिका का डीप स्टेट था वो उसने बांग्लादेश में जो उथल पुथल करने में, शेख हसीना को अपदस्थ करने में अपनी बड़ी भूमिका निसंदेह निभाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है वो अलग होगा और ऐसे में जो अमेरिका का डीप स्टेट है वो भी डिस्करेज्ड होगा कि वो इस तरीके का कोई ज़्यादा फर्दर जो है अपना जो इस सरकार को, मोहम्मद यूनुस की सरकार को बड़ा सपोर्ट दे। क्योंकि आप जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये जो मोहम्मद यूनुस है डेमोक्रेटिक पार्टी और पर्टिकुलरली तो बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, जो बाइडेन, ये ऐसे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं उनके बहुत ही क्लोज रहे हैं और उनके साथ बहुत ही गहरे तरीके से वो संपर्क में रहे हैं। तो ऐसे में अब सरकार जब बदल गई है, जो बाइडेन अब सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं, तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि मोहम्मद यूनुस के ऊपर भी एक दबाव बनेगा। और राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि वो आतंकवाद, अतिवाद के ऊपर बहुत ही कड़ा प्रहार करते हैं और बांग्लादेश में क्या हो रहा है कि अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें अपना प्रभाव जमाती जा रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार को राष्ट्रपति ट्रंप से और अमेरिका की जो नए एडमिनिस्ट्रेशन से इस संबंध में, चलिए आपको ये लग रहा है, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ देवनाथ जी भी जुड़े हुए। देवनाथ जी,
अगर दबाव बनाया भी जाता है अमेरिका की तरफ से, रुख में बदलाव लाया भी जाता है, तो क्या बांग्लादेश में यूनुस सरकार मानेगी, झुकेगी? क्योंकि कोशिश तो यहां पर भारत सरकार की तरफ से भी की गई थी, लेकिन इसका कुछ खास फायदा, कुछ खास इंपैक्ट होता हुआ नजर आया नहीं था। शिल्पा जी, बांग्लादेश में जो जब तख्ता पलट हुआ तो ये समझना पड़ेगा कि बीएनपी के जो कार्यकर्ता थे उनका रोल बहुत ही कम था। ज्यादातर तख्ता पलट का जो टूल किट था उसको जमायत इस्लामी के जो कार्यकर्ता तो खैर क्या, स्टॉर्म ट्रूपर्स बोल सकते हैं, गुंडे थे, उन्होंने ही अंजाम दिया। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि जमात इस्लामी जो है वो बांग्लादेश में पावर में आए। हाँ, उन्होंने जमात का इस्तेमाल कर लिया शेख हसीना को टॉपल करने के लिए। अब अमेरिका डेफिनेटली बांग्लादेश के ऊपर इन्फ्लुएंस डालेगा कि वो इलेक्शन करा ले ताकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी वहां पर सत्ता में आए। देखिए, रिपब्लिक पार्टी की मैं अमेरिका की बात कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको अपने पार्टी में जो एक तरफ तो होते हैं हॉक्स, गिद्ध, और उनके ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। और जो डव लोग हैं, यानी जो नरमपंथी लोग हैं रिपब्लिक पार्टी के अंदर, कबूतर, उनको एनकरेज करना पड़ेगा। तो बांग्लादेश के बारे में अगर अमेरिका ने जल्दीबाजी की तो हो सकता है ये बैकफायर हो जाए। क्योंकि बांग्लादेश में अगर अमेरिका पैंट जमाने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली भारत भी परेशान होगा, बर्मा भी परेशान होगा। क्योंकि इंटेलिजेंस सूत्र ऐसे बता रहे हैं कि बांग्लादेश और बर्मा के बीच का जो एरिया है, जिसमें भारत के भी कुछ छोटे छोटे राज्य आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहां पर आस्ते आस्ते कुछ विघटनकारी ताकतें जो हैं वो मजबूत होती जा रही हैं। और बर्मा में जो मिलिट्री जुंता है वो चाहती नहीं है कि किसी भी तरह से उनका जो स्टेबिलिटी है उसको बांग्लादेश से या भारत में मौजूद विघटनकारी जो ताकतें हैं वो तंग करें। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार जब डोनाल्ड ट्रंप या उनके विदेश मंत्री से बात करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को शायद दो टूक तो नहीं लेकिन नरम तरीके से समझा दिया जाएगा कि आप बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को एनकरेज कीजिए, बांग्लादेश में अमेरिका प्लीज अपने पिट्ठू सरकार को ना बिठाए। ठीक है, चलिए, ये तो बात हुई वॉर फ्रंट की, ये तो बात हुई विदेश नीतियों की, ये तो बात हुई कि अमेरिका के साथ इस नए चैप्टर की शुरुआत में बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, इस तरह के देशों का क्या प्रभाव होगा, इनके साथ जो हमारे रिश्ते उन पर क्या प्रभाव होगा, अमेरिका का कितना दबाव बनेगा। अब चूंकि आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। आपको क्या लगता है डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव कि इकोनॉमी को कितना बूस्टअप मिल पाएगा अमेरिका के साथ? जो वीजा के नियमों की बात कर ले, हम जो प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगते हैं उसकी बात कर ले, उसको लेकर कितना इंपैक्टफुल ये हो सकता है? कितना दबाव, कितना प्रभाव भारत की तरफ से डाला जा सकता है अमेरिकी सरकार पर, डोनाल्ड ट्रंप पर, और वो सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी? क्या लग रहा है आपको? देखिए, निस्संदेह डोनाल्ड ट्रंप भारत के आर्थिक महत्व को जानते हैं, वो बिजनेसमैन रहे हैं, और जाहिर है कि भारत वर्तमान समय में विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत में जो अमेरिका के लिए अपार आर्थिक संभावनाएं हैं, भारत और अमेरिका के जो आर्थिक संबंध हैं उसके जो पोटेंशियल्स हैं अभी भी अनटैप्ड हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि विशाल संभावनाओं से भरा हुआ ये देश है। तो मेरा ऐसा मानना है कि और दूसरा ये है कि ये भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है, चाइना की तरीके से आधिपत्यवादी अथॉरिटेरियन नहीं है। भारत एक विश्व का सबसे बड़ा जो है लोकतंत्र तो है ही, साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन का भी सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक महाशक्ति के रूप में भी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत का बहुत सम्मान करते हैं। पिछले कार्यकाल के दौरान भी हमने देखा था कि उन्होंने भारत के संबंध में विशेष नीतियां अपनाई। जरूर उन्होंने अनेक ऐसे कड़े प्रावधान ईरान के संदर्भ में, चाइना के संदर्भ में लेकर के आए, काटसा जैसा कानून रशिया को ध्यान में रखते हुए लेके आया, लेकिन भारत के संदर्भ लेकिन में सर उन्हीं के कार्यकाल में आपको ये भी याद होगा किस तरह से इमरान खान को व्हाइट हाउस बुलाया गया था, उनका वहां पर जोरदार स्वागत किया गया था। कश्मीर के मसले पर मध्यस्थता की बात अमेरिका की तरफ से कही गई थी, ये जानते हुए भी कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मसला कितना क्रिटिकल है, कितना संवेदनशील है। देखिए, ये देखिए, जो आपने ये कश्मीर का जिक्र किया है डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, ये अमेरिका की तरफ से, उनके राष्ट्रपति की तरफ से एक चूक थी।
मैं ये कहूंगा। और उन्होंने उसका कोर्स करेक्शन कर लिया था। व्हाइट हाउस की तरफ से इसके बारे में क्लेरिफिकेशन दिया गया। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के बारे में भी क्लेरिफिकेशन दिया गया कि अमेरिका जो कश्मीर के मुद्दे को नितांत जो है वो द्विपक्षीय मानता है और उसके संदर्भ में मध्यस्थता का उसका कोई एक इरादा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो इशू रिजॉल्व हो गया है। और यानी कि माना जाए भाई कितने भी अच्छा दोस्त डोनाल्ड ट्रंप क्यों ना हो पीएम नरेंद्र मोदी के, लेकिन अल्टीमेटली वो अमेरिका को सबसे ऊपर रखेंगे और रखना भी चाहिए, वो वहां के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ऐसे में सर देखिए, अब चूंकि दोस्ती अपनी जगह है, कारोबार अपनी जगह है, आपको क्या लगता है एक अमेरिका को फिर से महान बनाने के नारे के साथ इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं वो कैसे महान बना पाएंगे? ऐसे में इसका असर, इसका प्रभाव वहां पर वो जो तमाम नीतियां बनाएंगे उसमें भी देखने को मिलेगा। हर जगह अमेरिका फर्स्ट रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर बाकी के देशों के साथ, और खास तौर पर चलिए भारत की ही बात कर लेते हैं, भारत के साथ जो भी स्ट्रेटेजीज होंगी, जो भी योजनाएं होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें भी फिर उसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, यदि अमेरिका अपने आप को महान बनाने की तरफ बढ़ रहा है तो भारत भी अपने आप को महान बनाने की तरफ बढ़ रहा है। भारत विकसित भारत बनने की तरफ बढ़ रहा है। यदि अमेरिका फर्स्ट की नीति है तो हमारी भी इंडिया फर्स्ट की नीति है। और लेकिन जो भारत और अमेरिका के बीच में जो सबसे बड़ा जो कनेक्टिंग फैक्टर ये है कि दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और दोनों ही ये चाहते हैं कि अपना अपना विकास करें और एक शेयर्ड वैल्यूज, जो शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड अपॉर्चुनिटी, शेयर्ड चैलेंजेस के आधार पर ये राष्ट्र अपनी साझेदारी कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत और अमेरिका के संदर्भ में यदि मैं प्रेसिडेंट ओबामा के यहाँ का जिक्र करूं तो उन्होंने ये कहा था कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप में एक है। और भारत और अमेरिका अगर आगे बढ़ते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। भारत भी ये चाहता है कि अमेरिका आगे बढ़े, अमेरिका भी ये चाहता है कि भारत आगे बढ़े। और अब मैं यहाँ पे एक अवश्य कहना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका के जो कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का आज स्तर ये है कि अब भारत और अमेरिका ज्वाइंट वेंचर्स पे काम कर रहे हैं, को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। सिर्फ बायर और सेलर का रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिलेशनशिप है कि दोनों साथ साथ मिलकर के रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन इत्यादि पर काम कर रहे हैं। तो ये जो संबंध है, अब इसलिए इन तमाम पहलुओं पर नजर बनी हुई है। पिछला जो कार्यकाल रहा डोनाल्ड ट्रंप का, इस बार का कार्यकाल उससे कितना अलग होगा, कितनी नीतियों में बदलाव होगा और क्या और नई चीजें निकलकर सामने आती है। ये नया अध्याय, ये नया चैप्टर भारत और अमेरिका के बीच का, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी की दोस्ती का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा करने के लिए डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवनाथ जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।